नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 38 जो जीके के सवाल आते हैं उनमें से एक सवाल यहाँ से आपका बन जाएगा यदि आप एंड तक वीडियो देखते हो। क्योंकि इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया एक टॉपिक जो है साइबर क्राइम और सोशल मीडिया का। इनसे प्रीवियस ईयर के 45 यूपी पुलिस के लास्ट 45 एग्जाम्स में 45 पारियों में इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 55 सवाल जो पूछे गए हैं, ये सभी 55 सवाल अपन देखने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। यानी एक सवाल में जो 4 विकल्प होते हैं ना साइबर क्राइम और सोशल मीडिया में, विकल्प के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। उन विकल्प का अपन एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ पर कवर करने वाले हैं ताकि इससे रिलेटेड सवाल बने, और काफ़ी सवाल बने भी है। आप देखेंगे प्रीवियस सवाल के विकल्प में से नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आपको सवाल देखने को मिले हैं। तो आने वाले 2024 एग्जाम्स के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला। एक सवाल की यदि अच्छे ढंग से इसको तैयार कर दिया तो गारंटी देता हूँ कि आपका सवाल बन जाएगा। तो इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2018, 19, 20 में ऑफलाइन हुआ है कांस्टेबल का, इन 3 वर्ष में 15 शिफ्ट में ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ है। इन 15 शिफ्ट में 12 सवाल पूछे गए हैं साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से। यूपीएसआई की बात करूँ, इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 2017 और 2021 में। टोटल 30 पारियों में, जैसे 17 में लगभग 12 शिफ्ट है और 21 में लगभग 18 शिफ्ट है। तो इन 30 पारियों में पूछे गए साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से संबंधित सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में जानने वाले हैं। और इस एफर्ट के लिए एक लाइक कर देना। आपको ये चीज़ें याद कैसे होगी, तो याद करने के लिए एक बार तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या बताई गई है उसको समझना होगा। दोबारा आप यदि पीडीएफ फॉर्म में रिवाइज करते हो चीज़ों को तो तभी आप याद कर पाएंगे। जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा 3-4 दिन बाद इसकी रिवाइज करेंगे ना, तुरंत रिवाइज मत करना। 3-4 दिन बाद आप रिलेट कर पाएंगे और वो सी चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान का ये पोर्शन है, सिलेबस है आपके, इसमें दे रखा है साइबर क्राइम से सवाल, वस्तु एवं सेवा कर का अलग से वीडियो डाला हुआ है जहाँ से एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो वो कवर कर लेना। पुरस्कार सम्मान का लास्ट 2023 के लगभग 66 पुरस्कार सम्मान का वीडियो डाला हुआ है, यहाँ से आपका एक सवाल बन जाएगा। और आज साइबर क्राइम और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से आपके 1-2 सवाल बनने की जो संभावना है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले अपन ने यूपी पुलिस के पूछे हुए सवाल देखे हैं प्रीवियस ईयर में, और साइंस के सवाल देखे तो उनसे रिलेटेड यदि आप कवर करते हो तो अच्छा खासा 50% यहाँ पर स्मार्ट वर्क के तौर पर आप सामान्य ज्ञान में कम समय में कवर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए इन 2 साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से संबंधित कौन से सवाल हैं। पहला सवाल देखो, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगीकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है। ये सवाल दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के 27 जनवरी 2019 की प्रथम शिफ्ट में पूछा गया। विकल्प देखेंगे तो मेलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है, फिशिंग है। तो ये आ जाएगा फिशिंग में। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर है, आपका कोई यूज़र नाम है, बैंक का यूज़र नाम हो गया, उसके पासवर्ड हो गए, ये जो संवेदनशील जानकारी है, निजी जानकारी है, इसको प्राप्त करना, धोखाधड़ी वाला जो कार्य है ना, ये फिशिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अदर विकल्प आप यदि देखेंगे मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, तो मेलवेयर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यानी ये अच्छा नहीं है, ये द्वेष वाला, नुकसान वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में शहद लगाने के लिए किया जाता है। तो फिशिंग का कार्य है वो मेलवेयर के जरिए कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के जरिए। फिशिंग तो ये पासवर्ड प्राप्त करने की जो पूरी क्रिया, इसे फिशिंग बोलते हैं। तो ये कार्य मेलवेयर से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन क्या होता है, जो छिपा हुआ रहता है, ऐसा प्रोग्राम जो दिखने में तो सही अनुभव रहता है, आपको लगेगा नहीं ये वायरस है, लेकिन यदि इसे चलाया जाता है तो इसके प्रभाव बहुत भयंकर होते हैं। और इसका इस्तेमाल एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है। ये हार्ड डिस्क के सारे डाटा और प्रोग्राम को मिटा देता है। ये दूसरे वायरस और वर्म्स की तरह नकल नहीं कर सकता। तो ट्रोजन हॉर्स से संबंधित सवाल आते हैं तो इस पर एक फैक्ट बनता है, ये अदर वायरस की तरह प्रतिलिपि नहीं बनाता है। और ये क्या करता है, प्रतिलिपि न बनाकर बिल्कुल एक ही जगह पर छिपा हुआ रहता है, जिससे आप पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई ऐसा वायरस है। एकदम रियल टाइप आपको लगेगा क्योंकि ये प्रतिलिपि नहीं बनाता। और 1949 में फैलने वाला वायरस बैक ओरिफाइस एक ट्रोजन हॉर्स था। फिशिंग बता दिया ऐसा कार्य जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण करके
कि तो ओरिजिनल ब्रांड है, ऐसा करके उसको लालच देकर यूजर नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो आपसे हासिल करने की जो ये कार्य है ना, वो फिशिंग है। ये फिशिंग का कार्य है। और बाकी ट्रोजन हॉर्स वगैरह ये प्रोग्राम है। स्पैम ट्रैप, कंप्यूटर वायरस, ये देखते हैं। अब स्पैम क्या होता है? ऐसे ईमेल एड्रेस जिनका उपयोग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको इंटरनेट सेवाएं देते हैं, और ब्लॉक लिस्ट ऑपरेटर द्वारा उन प्रेषकों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो ईमेल सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उनको स्पैम ट्रैप में फंसाया जा सकता है। अवांछनीय बल्क में मैसेज ईमेल भेजी जाती है, स्पैम ईमेल होती है, जिसका उद्देश्य रहता है कहीं ना कहीं यदि उस ईमेल को खोलेंगे, उस पर जो फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी ऐसी कुछ इसमें स्पैम फाइलें हैं जो स्पैम ईमेल के जरिए भेजी जाती है। और वायरस तो आपको पता ही है, वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है जो किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार अपने सिस्टम पर चलाने के बाद उसकी प्रतिकृति बना सकता है। वायरस बना सकता है लेकिन ट्रोजन नहीं बना सकता और फिर फैल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले टेस्ट बुक की तरफ से 1 डे सिलेक्शन सेल हैं जो 13 जनवरी तक लाइव है। यदि इस दरमियान आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो, पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर एज इट इज़ मॉक फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उस पर आधारित सारी मॉक मिलेंगी। और पास टेस्ट बुक पास में लगभग 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यानी जितने भी इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल के, सेंट्रल और स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, सभी के मॉक टेस्ट एक पास में मिल जाएंगे। अभी आपको इस सेल में 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। कूपन कोड में आपको TTG के यूज़ करना है, जिससे आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी यदि आप टेक्स्ट बुक पास लिमिटेड टाइम में लेते हो तो इस डील का फ़ायदा उठा सकते हो। अब ये जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है, इसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी टेस्ट देते हैं, तो एग्जाम सा माहौल है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट उतना ही बेहतर हो पाएगा। और आप एक तरीके से आपको ये फील होगा कि एग्जाम से पहले इतने एग्जाम दिए तो आपका कितना अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा और कैंडिडेट्स आप बेहतर कर पाएंगे। इस टाइप से स्मार्ट वर्क से यदि आप मॉक टेस्ट देते हो, उसका एनालिसिस करते हो, कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार करते हुए, बार बार इस पर एक्यूरेसी को बढ़ाते हुए तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। अपन दोस्तों वायरस की बात कर रहे हैं तो प्रमुख कंप्यूटर वायरस के नाम बता देता हूँ। एग्जाम में सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो याद रखिएगा, आई लव यू ये इस नाम से भी एक कंप्यूटर वायरस है। ये जो एक वायरस है, वर्म है, जो 2000 में ईमेल के माध्यम से फैला और विश्व भर में लाखों कंप्यूटर को इसने संक्रमित किया था। एक दोस्तों मेरिसा कंप्यूटर वायरस है। ये मैक्रो वायरस जो 1999 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के माध्यम से फैला था। आई लव यू ये 2000 में फैला, मेलिसा 1999 में फैला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से इसको फैलाया गया। एक दोस्तों वायरस है जिसका नाम है कॉन्फिकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम्स को लक्षित करने वाला एक वर्म जो 2008 में व्यापक हो गया था। तो ये जो कॉन्फिकर है ये 2008 में और तेज़ी से फैला था, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को टारगेट कर रहा था। माईडूम ये ईमेल और पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, यानी पीयर टू पीयर एक आदमी से दूसरे आदमी में फाइल शेयर होती है ना, ईमेल के जरिए यदि भेजी जाती है अदर फाइल भी, तो उससे ये 2004 में फैला था वर्म। एक है ब्लास्टर, MS ब्लास्ट या MS ब्लास्टर कहा जाता है। 2003 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमजोरी का शिकार करने वाला ये वर्म था। कोड रेयर 2001 में माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वरों को इन्होंने निशाना बनाया था। एक दोस्तों स्लेमर वायरस है, SQL स्लेमर। 2003 में माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और डेस्कटॉप इंजन में कमजोरी यहाँ पर फैल गई थी। निम्डा भी एक कंप्यूटर वायरस है, ईमेल, वेब सर्वर, नेटवर्क शेयर्स के माध्यम से एक फैला वर्म है 2001 में। सेसर 2004 में MS विंडोज़ में एक कमजोरी का शिकार करने वाला वर्म है। ज्यूस या जेड बॉट विंडोज सिस्टम को टारगेट करने वाला एक ट्रोजन हॉर्स जो अक्सर वित्तीय धारा के लिए उपयोग होता है। तो ये प्रमुख 10 कंप्यूटर वायरस हैं। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 2 देखते हैं, जो कि 27 जनवरी को ही पूछा गया है सेकंड सेट में। एक ऐसी छवि जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, यानी आपको लगेगा कि ऐसे जो छवि बना देंगे उसके इमेज पर कंप्यूटराइज्ड इमेज इस प्रकार बन जाएगी जो उनका अवतार के रूप में वो प्रतिनिधित्व करती है। आजकल इंस्टाग्राम पर भी अवतार आने लगे हैं, व्हाट्सएप का अवतार आ चुका है, यानी आप अपना इमेज फिल्टर करेंगे, वहाँ पर स्कैन करेंगे व्हाट्सएप पर तो आपका ऐसा अवतार बन जाएगा आप जैसा ही। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया से सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछे गए सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक डोमेन पर
सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है जो सामाजिक मीडिया नेटवर्क है, तो ट्विटर है सार्वजनिक रूप से, फेसबुक है, वेइबो भी है, जो क्वारा है ना क्वारा, ये कोई ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, ये एक सवाल जवाब वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक सामाजिक प्रश्न उत्तर वेबसाइट है। कैसी है? प्रश्न उत्तर है। आपको क्वारा पर बहुत से सवालों के जवाब हैं, अनुभव लोग साझा करते हैं। यदि किसी को अच्छे ढंग से उस सवाल का बेहतर उत्तर आता है तो वह क्वारा पर साझा करता है। तो ये जो क्वारा है कोरा, कोरा पर आप भी बहुत से सवाल हैं वो उत्तर दे सकते हो, पूछ सकते हो सवालों को। तो इस टाइप से प्रश्न एंड उत्तर वहाँ पर आपको मिलेगा। और जो क्वारा है ना क्वारा, ये कोरा कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है कोरा का। और 25 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। तो कोरा की स्थापना 25 जून 2009 को। अगला सवाल है, कंप्यूटर वर्म जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसा कंप्यूटर वर्म जो वायरस है जो इंडस्ट्रियल प्रणाली है ना सिस्टम, उनको टारगेट करता है। इंडस्ट्री कहाँ पर है? और इस प्रकार इन्होंने एक परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था 2007 में। तो ये है दोस्तों स्टक्सनेट। तो ये कंप्यूटर वर्म, इसका नाम है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट ऐसा कंप्यूटर वर्म है जिसने 2007 में ईरान में परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण कर दिया था। तो ये स्टक हो गया 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसने आक्रमण किया। अदर विकल्प आप देखेंगे तो वो है कॉन्फिकर। कॉन्फिकर मैंने अभी ऊपर बात की, ये एक वायरस है। इसका अन्य नाम कॉन्फिकर का है डाउन अप किडो भी इसे कहा जाता है। ये कंप्यूटर वर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेसर, ये भी एक कंप्यूटर वर्म वायरस है जो मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जो पुराने वाले हैं ना विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, ये जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इनको टारगेट करता है सेसर। सेसर वर्म एक कमजोर नेटवर्क पोर्ट का शोषण करके संचालित करता है और ये वर्म उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ज्यूस क्या है? ज्यूस एक वायरस है। ज्यूस ट्रोजन मेलवेयर है। ये दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर का एक रूप है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को टारगेट करता है और अक्सर वित्तीय डाटा चोरी करने के लिए उपयोग किया जाता है। ज्यूस निकाला जाता है वित्तीय डाटा का। नेक्स्ट वन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो ये 18 जून 2018 को पूछा गया सवाल है फर्स्ट शिफ्ट में। तो एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में कैम्ब्रिज एनालिटिका है, इसका नाम आया था। फेसबुक डाटा चोरी हुई थी, ये बात 2010 की है। 2010 के दशक में ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म है ये ब्रिटिश कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा लाखों फेसबुक यूजर्स हैं उनसे संबंधित व्यक्तिगत पर्सनल डाटा उनकी सहमति के बिना यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया और जिसका मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञापन के लिए, यानी यहाँ पर राजनीतिक है पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था। और लाखों यहाँ पर यूजर्स का डाटा है वो उनकी बिना अनुमति के परमिशन के कलेक्ट कर दिया गया। वो थी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर इस टाइप का ये अपराध है वो आया था वैश्विक डाटा चोरी का। डेटा को 2013 में डेटा वैज्ञानिक अलेक्जेंडर कोगन और उसकी कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च द्वारा विकसित दिस इज योर डिजिटल लाइफ नामक ऐप के माध्यम से कलेक्ट किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ये 18 जून 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में। W3 वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली। तो ये 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा CERN ऑर्गेनाइजेशन में 1991 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा CERN ऑर्गेनाइजेशन में 1991 में यहाँ पर ये ओपन हुआ था W3। और आपको बता दूं सबसे पहला जो डोमेन रजिस्टर हुआ था ना 1985 में वो था symbolics.com। और पहली जो वेबसाइट है ना वो CERN पर ही है, info.cern.ch। एक अनअधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है। अनअधिकृत है, अनऑफिशियल कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लगता है कि ऑफिशियल प्रोग्राम है, जिससे वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। यानी ट्रोजन हॉर्स है ना, आपको दिखता ही नहीं है, खुद की प्रतिलिपि नहीं बनाता, छुपा हुआ रहता है और आपको लगता है ये ओरिजिनल चीज़ है। और वो होता क्या है? वो एक मालवेयर है। तो ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा एक प्रोग्राम जिसे उपयुक्त रूप से एक अनअधिकृत प्रोग्राम कहा जाता है, जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है, रियल लगता है और आंतरिक रूप से कार्य करता रहता है और आपको वास्तव में पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक डिडलिंग टर्म आ रहा है, तो डेटा डिडलिंग आगे भी सवाल आएगा। डेटा डिडलिंग क्या होती है? एक प्रकार का साइबर अपराध है, ये भी साइबर क्राइम है जिसमें डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करते ही बदल दिया जाता है। अब डेटा डिडलिंग क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में डाटा आप एंट्री दर्ज हो रहा है उससे पहले ही वो एक तरीके से चेंज कर दिया जा रहा है उसको।
तो ये जो डाटा में अल्टरेशन की जा रही है, चेंज किया जा रहा है, ये कौन करता है? तो इसे डाटा एंट्री क्लर्क कर सकते हैं या कंप्यूटर वायरस के द्वारा। जैसे डाटा आप एंटर कर रहे हो, एंटर होते ही वो दूसरे डाटा में एंटर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसे डाटा डेडलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग देखते हैं, किसी भी प्रकार का अवांछित डिजिटल संचार जिसे आप नहीं चाहते हो, उसके बावजूद वो आपके पास आ रहा है और वो बल्क में भेजा जाता है, थोक में एक साथ 1000 को एक ईमेल चिपका दी। उस ईमेल का उद्देश्य एडवर्टीजमेंट पर्पज से हो सकता है या फिर आपके सिस्टम में सेंधमारी करने के लिए, वायरस घुसाने के लिए इस टाइप से स्पैम ईमेल बार बार भेजी जाती ताकि आप उस फाइल को क्लिक करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें और वो वायरस आपके पूरे सिस्टम्स को संक्रमित कर दें। तो ये स्पैमिंग की जाती है बल्क में ढेरों एसएमएस भेजकर जिससे आप नहीं चाहते हो। ये अवांछित डिजिटल संचार है, इसे स्पैमिंग, स्पैम किसी को ढेर सारे अनचाहे मैसेज भेजने को कहते हैं। इस टाइप से ईमेल पर ये स्पैमिंग की जाती है। वायर डायलिंग क्या होता है? वायर डायलिंग ये टेलीफोन नंबरों की सूची को स्वचालित रूप से स्कैन करने की तकनीक है। वायर डायलिंग है, बहुत से टेलीफोन नंबर से उनकी सूची है और उसको स्कैन करेगा, कौन से एरिया का कौन सा नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो टेलीफोन नंबर की सूची को स्कैन करने की टेक्नोलॉजी है वायर डायलिंग। सवाल नंबर 8 देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से भी सवाल बार बार पूछे, यूपीएसआई में भी पूछे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन 2008 वाला 2000 में आया था, उसके बाद 8 में इसको संशोधित किया गया, 9 में हुआ था लागू। तो ये पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 वाला है ना, ये कब लागू हुआ? तो ये संशोधन टाइटल तो 2008 से, लेकिन लागू 2009 को हुआ था। ये कब हुआ? ये दोस्तों 9 मई 9 जो 27 अक्टूबर 2009 है ना, इसको एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया था अक्टूबर 2009 को। लेकिन आईटी एक्ट है, ये आया कब था? तो ये शुरुआत में आया था 2000 में। ये अमेंडमेंट 2008 है ना, ये 2000 में आईटी एक्ट 2000 को संशोधित करके 2008 लाया गया है। तो 2000 में 17 अक्टूबर 2000 को इसे लागू किया गया। आईटी एक्ट को 9 मई 2000 को पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अब सबसे पहले राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, उसके बाद ये लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। तो राष्ट्रपति कौन थे उस समय? के आर नारायणन। आईटी एक्ट को हस्ताक्षर किसने किया? के आर नारायण ने। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी एक्ट 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? ये यूपी पुलिस जेल वाटर एग्जाम में पूछा गया है, जो सेम सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो ये आईटी एक्ट 2000 वाला है, इस पर प्रमुख संशोधन जो टाइटल है वो 2008 का टाइटल है। तो किस प्रमुख संशोधन वाला है? वो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 टाइटल से 5 फरवरी 2009 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन एक्ट 2008 है वो 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। आईटी एक्ट 2008 साइबर सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करता है और आईटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं? तो आईटी एक्ट 2008 में 117 धाराएं हैं, 117 सेक्शन है। अध्याय कितने? 9 अध्याय, 117 सेक्शन से आईटी एक्ट 2008 में जो संशोधित हुआ है। और आईटी एक्ट 2000 जो मूल आईटी एक्ट है उसमें टोटल 4 तो सूचियां हैं, शेड्यूल 4 है मूल आईटी एक्ट में, 94 सेक्शंस धाराएं हैं और 13 चैप्टर हैं, ठीक है। और 2008 में चैप्टर कम करके 9 कर दिए हैं और धाराएं 117 कर दिए हैं 94 के स्थान पर। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? इन विकल्प में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? आपका ऑप्शन देखेंगे तो वो है पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील मेल भेजना। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल जेल वाटर में आया है 19 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में। तो पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, बिल्कुल अश्लील मेल भेजेंगे तो वो एक साइबर क्राइम है, किसी को अश्लील मैसेज भेजेंगे, चीज़ें भेजेंगे। सोशल नेटवर्क को विकृत करना, बिल्कुल उसमें आप सेंधमारी करेंगे सोशल नेटवर्क को तो भी एक तरीके से वो साइबर क्राइम है। हैकिंग करना है साइबर क्राइम है। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये तो साइबर क्राइम क्या, ये तो एक तरीके से क्रिमिनल क्राइम है, ये आपराधिक अपराध है। बिना अनुमति के किसी कॉपीराइट सामग्री आप कॉपी कर देते हो डायरेक्टली हूबहू, तो ये आपराधिक अपराध है, क्रिमिनल केस बनता है। साइबर अपराध के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक अपराध आ जाएगा, बौद्धिक संपदा अपराध आ जाएगा। तो साइबर क्राइम होता है, इसमें आर्थिक अपराध आपके साथ हुआ है, कुछ फंड रुपए का आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके अकाउंट्स को इस टाइप से उन्होंने अनचाहा मेल भेजकर आपने उस पर क्लिक किया, वहाँ से आपके रुपए निकल गए, या फिर आपको ऐसे लालच देकर फिशिंग से
जालसाजी से आपका अकाउंट डिटेल लेकर, डेबिट कार्ड लेकर, क्रेडिट कार्ड लेकर और वहाँ से आपके रुपए निकाल दिए गए, तो आर्थिक अपराध। बौद्धिक संपदा अपराध हैं, आपका कोई लोगो वगैरह है उनसे छेड़छाड़ी की गई है, बौद्धिक संपदा है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी कोई बुक्स वगैरह है। साइबर मानहानि, साइबर मानहानि भी होती है, साइबर पर यानी सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करना फालतू का, वो साइबर मानहानि है। ऑनलाइन सट्टा भी साइबर अपराध में आता है। ईमेल बॉम्बिंग, किसी को एक साथ ही बहुत सारी ईमेल भेजना, किसी को 1000 ईमेल भेज दी लगातार, जो ईमेल की बॉम्बिंग कर दी उन्होंने, तो वो अपराध है। अवैध सामग्री की बिक्री करना, ईमेल स्पूफिंग करना, यानी ऐसे ईमेल मिलेंगे जो उन्हें लगेगा कि रियल आईडी से आए हैं, एक तरीके से रियल आईडी इस टाइप से वो चेंज कर देते हैं कि वो रियल आईडी होती है स्पूफिंग में, और पता ही नहीं चलता है। जैसे कि पेटीएम का ऐसा स्पूप ऐप बना दिया है कि पेटीएम सा ही दिख रहा है, एग्जैक्टली पेटीएम है, लेकिन वो है तो स्पूप है, यानी सर्वर दूसरा उसका। की लॉगर है। साइबर धोखाधड़ी, ईमेल धोखाधड़ी, डाटा डेडलिंग मैंने आपको बताया है कि डाटा एंट्री होने से पहले ही चेंज हो जाएगा। वेब डिफिसमेंट, साइबर स्टॉकिंग आगे बताएंगे क्या होता है, वेब चेकिंग क्या होता है, वायरस वार्म अटैक, ये सभी आ जाएंगे साइबर क्राइम में। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है। अनचाही ईमेल, अवांछित ईमेल, बात हो रही है स्पैम की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है, यानी 3D फॉर्म में, 3D फॉर्म में किसी विशिष्ट जगह को, कोई विशिष्ट पैलेस है, स्थान है, उसको 3D में आप देख पाएंगे, नहीं हूबहू जो वीडियो फॉर्मेट होता है ना, इसी टाइप से आप 3D में 3 डायमेंशन ही पूरा देख सकते हो, यानी जो आपको दिखता है सामने वो 2D में दिखता है, और पीछे वाला भी हिस्सा आप घुमाकर ऐसे 3D में रोटेट करके उस जगह को देख पाएंगे, व्यू को देख पाएंगे। वो सुविधा रहती है ना, वो वेबसाइट है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ है जो गूगल मैप्स है ना, गूगल मैप्स उसका सेम ही अपडेटेड वर्जन है। गूगल मैप्स में आपको 2D में दिखता है और गूगल अर्थ में आप 3D में चीज़ों को देख पाते हो। यहाँ पर विकल्प में सीधे ही आप गूगल अर्थ कर सकते हो, बाकी तो इजी इजी है। मालवेयर की विभिन्न प्रकारें शामिल हो सकते हैं। अब ये जो मालवेयर है, वायरस क्या है, मालवेयर है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर, वर्म मालवेयर, स्पाईवेयर मालवेयर, एडवेयर मालवेयर। तो ये मालवेयर में यदि आप वायरस देखेंगे तो अन्य प्रोग्रामों में अपने आप को छोड़ने वाला प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स है जो आपसे एक आपको दिखेगा नहीं एक्चुअल में कि ये वायरस है, लेकिन उसकी प्रतिलिपि भी नहीं बनाते और वो फैल जाता है। वर्म क्या है, स्वतंत्रता से फैलने वाला प्रोग्राम है जो नेटवर्क के माध्यम से संक्रमित होता है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर है गोपनीयता छीनने के लिए डेटा को चोरी वाला प्रोग्राम। स्पाई जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, आप कोई पासवर्ड वगैरह दर्ज करते, वो स्पाई सॉफ्टवेयर आपका पासवर्ड चोरी कर लेता है। एडवेयर क्या होता है, उपयोगकर्ता को विज्ञापनों को दिखाने और उसे जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम। ऐड को दिखाने के लिए, ऐड से ही आपको फंसाया जाएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे यदि ऐड को, ऐसी धोखाधड़ी वाली ऐड होगी तो आपके नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ऊपर जितने भी सवाल थे ना, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 12 सवाल है प्रीवियस 15 एग्जाम्स में। अब सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं यूपी पीबी के द्वारा ही यूपीएसआई का एग्जाम, ये लेकिन एग्जाम ऊपर वाले थे ऑफलाइन, और ये अपन देख रहे हैं नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल नंबर 13 से 56 तक। ये ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे जो नवंबर 2021 में 31 टोटल 31 प्रश्न है इस ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो नीचे और भी ऑनलाइन एग्जाम हैं जो 2017 में हुआ है, 2021 में यूपीएससी के 2 एग्जाम हुए हैं। तो सबसे पहले 2021 के देख लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर तक अनअधिकृत पहुंच कैसा किसका अपराध है, तो किसी भी कंप्यूटर तक अनअधिकृत पहुंच है, अनऑफिशियल पहुंच आप कंप्यूटर तक रख रहे हो तो वो एक हैकिंग का अपराध है। यूपीएससी में आया है 2021 में। हैकिंग है, यदि किसी भी कंप्यूटर तक आप अनऑफिशियल रूप से पहुंच रहे हो तो वो हैकिंग के जरिए आप पहुंच रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर और विकल्प आप देखेंगे, फायरवॉल। फायरवॉल ये कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क का एक हिस्सा है, इसका निर्माण अनअधिकृत पहुंच को रोकने और अधिकृत संचार की अनुमति देने के लिए किया जाता है। तो फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो वायरस को घुसने से रोकती है, कोई अनअधिकृत प्रवेश न हो जाए, तो ऐसी ही दीवार खड़ी हो गई, वायरस ऐसे तो चले जाएंगे डायरेक्टली हर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम को दूषित कर देंगे और वहाँ से डाटा वगैरह गड़बड़ी कर देंगे, इसलिए ऐसी दीवार भी बनाई जाती है क्लाउडफ्लेयर जैसी। तो ये फायरवॉल है जो अन्य अधिकृत पहुंच को रोकने का काम करता है। पेज क्या है, पेज एक कंप्यूटर प्रोग्राम या इसके सहायक डेटा में परिवर्तन का एक सेट है, इसे अपडेट करने, ठीक करने या सुधारने के लिए डिजाइन किया गया। अब कोई
आपको ऐसा काफ़ी बार होता है अपने सिस्टम में नया-नया फ़ोन आता है, उसमें पता नहीं चलता है कुछ वल्नरेबिलिटी रहती है, अंदर ही कुछ गड़बड़ी रहती है, तो फिर वो अपडेट के ज़रिए उसे सही करते हैं ताकि उस पे कोई वायरस वगैरह ना घुस जाए, सेंधमारी ना कर दे। तो अपडेट ठीक करने या सुधारने के लिए डिज़ाइन किया जाता है पेज को। डाटा एन्क्रिप्शन, डाटा आपको व्हाट्सएप पे देखता है ना, वो डाटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, यानी इस प्रकार से डाटा को घुमाया जाएगा कि दूसरा कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है। डाटा को अलग तरह से बदलने या कोड बदलने में मदद करता है, डाटा को पूरा कोड ही चेंज कर लेगा जिसको कोई रीड ही नहीं कर सकता, तो ताकि हम हमें एक गुप्त कुंजी या पासवर्ड पढ़ने में मदद करते, केवल आप ही उसे पढ़ सकते हो। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहता है, इवन व्हाट्सएप वगैरह भी उसको नहीं पढ़ सकते, इस प्रकार से इसे एन्क्रिप्टेड किया जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री है ना, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आती है। फिल्मों और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म समेत डिजिटल मीडिया केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जितने भी ऑनलाइन समाचार पोर्टल सामग्री हैं वो सभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वो किस अपराध के तहत, कानून के तहत दंडनीय हो सकता है? तो विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो उस पर भारत का जो साइबर कानून है ना, वो लग जाएगा। चाहे विदेशी नागरिक हो, उस पर लगेगा भारत का साइबर कानून। सिग्नल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिग्नल ऐप को 2018 में, ये सिग्नल ऐप व्हाट्सएप जैसा ही एक मैसेंजर ऐप होता है जिसमें आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आप कहते हो, तुरंत आप डायरेक्ट मैसेज भेजते हो, तो सिग्नल ऐप है। इसकी स्थापना 2018 में मॉक्सी मार्लिन स्पाइक, तो सिग्नल ऐप जब व्हाट्सएप वगैरह बैन की बात हुई थी फेसबुक की, तो उस समय सामने आया था कि ये आपके डाटा को किसी को नहीं बेचता है, तो इसकी स्थापना 2018 में मॉक्सी मार्लिन स्पाइक एवं व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने की थी। पहले व्हाट्सएप के जो को फाउंडर थे ना, ब्रायन एक्टन, और साथ ही साथ मार्लिन स्पाइक, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक ने की थी सिग्नल ऐप की स्थापना 2018 में। नेक्स्ट अपना है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आईटी एक्ट 2000 वाला 2008 में संशोधित किया गया, अक्टूबर 2009 में जो लागू हुआ। तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है, इसमें कौन सा सही है स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र मिला है तो सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, एक गैर कानूनी गतिविधि जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है तो नकली वेबसाइट, लेकिन आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है ये ओरिजिनल है, और उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित। अब इससे पहले आपने फिशिंग का देखा था, व्यक्तिगत जानकारी, आपका यूजर नाम ले लेगा, आपका पासवर्ड ले लेगा, आपकी बैंक डिटेल ले लेगा, क्रेडिट कार्ड ले लेगा, और आपको लगे कि ये मैं असली आदमी को दे रहा हूँ, इस प्रकार वो बनेगा, झूठा लालच देगा आपको और इस टाइप से वो बोलेगा, आपको फंसा लेगा बातों में, और वहाँ से आपके साथ फिशिंग हो रही है, ठीक है। तो ये गैर कानूनी गतिविधि फिशिंग के अंतर्गत आती है। और अदर ऑप्शन जैसे कि प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म क्या होता है? एक तरीके से ये साहित्यिक चोरी है, किसी ने कुछ लेख लिखा, आर्टिकल लिखा, और आपने उसको हूबहू कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसके लेख को चोरी कर दिया, प्लेगरिज्म कर दिया आपने, कॉपी पेस्ट वाला काम है ना, उसे ही प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो फिशिंग हो गया एक ऐसा साइबर अपराध जिसमें एक लक्ष्य या लक्ष्य से ईमेल, टेलीफोन करके, टेक्स्ट मैसेज से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और वो कहेंगे कि हम तो वेद इंस्टीट्यूट से हैं, जो ब्रांड, जैसे हम तो इस बैंक से हैं जो ओरिजिनल है, और आपसे ये बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जैसे संवेदनशील सेंसिटिव डाटा आपसे प्राप्त कर लेंगे। और फिशिंग का पहला जो मुकदमा हुआ था ना 2004 में, कैलिफोर्निया के एक किशोर के खिलाफ दायर किया गया था जिसने अमेरिकी ऑनलाइन वेबसाइट की नकल बना दी थी, ओरिजिनल ब्रांड बना दिया कि हूबहू यही वेबसाइट है, और लोग वहाँ पर फंस गए और लोगों ने अपनी जानकारी साझा कर दी, उनका डाटा कलेक्ट कर दिया। ये पहला फिशिंग मामला आया 2004 में निकल कर। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, स्नैपचैट के लोगों में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? अब स्नैपचैट का लोगो आपने नहीं देखा तो ये देख लो, ये स्नैपचैट का लोगो है। इसमें आपको ये किसका कोई कैमरा थोड़ा है, ये लेंस भी नहीं है, पक्ष भी नहीं है, ये है भूत। क्या है? भूत जैसा इमेज है स्नैपचैट में। तो स्नैपचैट एक अमेरिकी मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिस प्रकार व्हाट्सएप, जिस प्रकार मैसेंजर, टेलीग्राम, ये इंस्टेंट भेज देते हैं ना मैसेज को, तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट भी है। यहाँ पर भी आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो। अब जो स्नैपचैट आपको दिख रहा है, सवाल में पूछा, तो इसको सबसे पहले किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों, नाम है इवान स्पीगल,
बॉर्बी मर्फी और रेगी ब्राउन द्वारा सितंबर 2011 में स्नैपचैट बनाया गया था। अब स्नैपचैट है ये कब लॉन्च हुआ? 2011 में हुआ। रेगी ब्राउन, बॉर्बी मर्फी, इवान स्पीगल। तो इवान स्पीगल, बॉबी मर्फी और रेगी ब्राउन ने इसको बनाया था सितंबर 2011 में। तो स्नैपचैट में है भूत। तो आप कहेंगे और भी सोशल मीडिया है ना, उनका भी बता दो हमें लोगों, जहाँ से सवाल आ जाए तो हम उसको सही कर दें। फेसबुक है, अब डायरेक्टली देखता फेसबुक में ऐप लिखा हुआ है और पूरा ब्लू ब्लू हो रखा है, नीले वर्ग में एक छोटा ऐप लिखा हुआ है। ट्विटर, अब ये ट्विटर क्या हो गया है? एक्स हो चुका है। अब एक्स का लोगो इस टाइप से आपको दिखेगा, ट्विटर में एक्स का लोगो दिखेगा आपको। तो ये पहले था एक नीला पक्षी जो कि दाएं की ओर था, राइट साइड में मुंह करके इस टाइप से आगे था। नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम तो इस टाइप से जो होता है रेनबो में, रेनबो बैकग्राउंड में एक स्टाइलिस्ट कैमरा होता है। तो ये स्टाइलिस्ट कैमरा होता है, इस टाइप से स्टाइल से बना हुआ कैमरा होता है और पूरा पूरा रेनबो 7 कलर उसमें होते हैं। तो स्टाइलाइज्ड कैमरा है इंस्टाग्राम में। स्नैपचैट में भूत है। लिंक्ड इन में आपको इन लिखा हुआ मिलेगा नीले कलर में, जो कि प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंक्ड इन। पिंटरेस्ट है इमेज शेयरिंग वाली। पिंटरेस्ट एक लाल वृत्त में स्टाइलाइज्ड पी लिखा है, लाल सर्किल में पी लिखा है पिंटरेस्ट में। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में कैसा बैकग्राउंड? हरा बैकग्राउंड पर सफ़ेद फोन रिसीवर, व्हाट्सएप पर फोन रिसीवर का लोगो है। और बात करें टिकटॉक, टिकटॉक सभी को पता है एक लाल और काले भाषण बबल में संगीत चिन्ह है। टिकटॉक में म्यूजिक का भाषण, लाल और काले भाषण बबल में संगीत चिन्ह है। यूट्यूब में सफ़ेद वर्ग में लाल प्ले बटन है। और ट्विटर की बात करें तो ये अभी एक्स हो चुका है, जिसे रिब्रांड किया गया जुलाई 2023 में। अगला अपना सवाल है, एक प्रकार का साइबर अपराध है। कौन सा साइबर अपराध है? जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। अब साइबर अपराधियों को लगा कोई एक वेबसाइट है, उस पर ऐसा अटैक करेंगे कि वेबसाइट चलना बंद हो जाएंगे। वेबसाइट पर दो टाइप से व्यूअर आते हैं। एक तो ओरिजिनल व्यूअर आते हैं जो वेबसाइट को एक्चुअल में देखना चाहते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट है उनको देखना चाहते हैं, वेबसाइट में कोई कंटेंट है उनको देखना चाहते हैं। वो कंटेंट में रेगुलर व्यूअर आते हैं, तो वो आते हैं ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा आते हैं, एसईओ से डायरेक्टली आते हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने बोट बना दिए, बहुत से बोट बना के उस वेबसाइट का सर्वर को भर दिया। ऐसा भर दिया कि सर्वर चल ही नहीं रहा। वेबसाइट काफ़ी बार अचानक एग्जाम्स का रिजल्ट आता है ना, आप एक साथ पूरे सर्वर को हैंग कर देते हो। तो आपने पूरा वो हैंग कर दिया एक साथ। तो इस प्रकार बोट बनाकर जो हैंग किया जाता है ना सर्वर को, इसे डिडोस अटैक बोलते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारा यहाँ पर लोग आके और सर्विस को डिनाइल कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिडोस अटैक, ऐसा हमला होगा जो कि पूरी इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर देगा, सिस्टम को प्रतिबंधित कर देगा। तो डिडोस अटैक हो जाएगा। प्लेजरिज्म है, एक तरीके से साहित्यिक चोरी है। कॉपीराइट उल्लंघन है, आपका जो कॉपीराइट पूरी बुक्स है हूबहू किसी ने छाप दी, तो कॉपीराइट उल्लंघन और प्लेजरिज्म एक ही है। फिशिंग की बात करें तो आपका ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपना डाटा दे देते हो, या फिर कॉल करके बोलते हैं हम बैंक वाले, डाटा दे देते हो, वो फिशिंग है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, वेबसाइट पर किसी ऐसे सर्वर पर अटैक करेंगे और सर्वर को हैंग कर देंगे। तो रियल लोगों को जब उस सर्वर की ज़रूरत रहेगी तो उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, एसेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हैंग हो चुका है। नेक्स्ट अपना है स्पैम। क्या होता है? स्पैम होता है अनवांछित मैसेज, अनचाही चीज़ें जो आप नहीं चाहते और आपको भर भर के मिलती हैं एक साथ, वो है दोस्तों अनसॉलिसिटेड मैसेज। मेल बॉक्स सर्विस में हैम्परिंग करके ये मैसेज आते हैं। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 की, जो किस धारा में कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो धारा सेक्शन 66D का पूछा है कि आईटी एक्ट 2000 की जो सेक्शन 66D है, ये कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। अगर आप विकल्प देखेंगे 66F है, ये निजता के उल्लंघन पर सजा की बात की गई है। आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि शेयर होती है, वो 66F के तहत एक उल्लंघन है आईटी एक्ट 2000 के तहत। 66C की बात करें तो ये पहचान जो आपके हस्ताक्षर है, इस टाइप से ई हस्ताक्षर रहते हैं ना, ई सिग्नेचर, पासवर्ड है, इनकी चोरी के लिए सजा के बारे में बताता है 66C। चोरी कर रहे हो आप। 66B क्या है दोस्तों? 66B चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए सजा के बारे में। यदि आप ऐसा कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो जो चोरी का है और आपको पता है और आपका उद्देश्य चोरी का डिवाइस यूज़ करने से कोई बेईमान काम करने से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पर सज़ा मिलेगी। 66B से बेईमानी की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट सवाल है,
एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जिसमें साइबर अपराधी नेटवर्क को अभिभूत करने के लिए एक वेबसाइट को बेकार ट्रैफिक से भर देते हैं। बिल्कुल बोट के ट्रैफिक आ जाता है, बोट आते हैं और रियल ट्रैफिक नहीं होता है और उस पूरे सर्वर को वो हैंग कर देते हैं। तो डीडोस अटैक की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की बात हो रही है। एक यहाँ पर विकल्प आपको मिल रहा है कंप्यूटर स्पूफिंग। कंप्यूटर स्पूफ क्या कर रहे हैं, इस स्पूफिंग में किसी व्यक्ति या सिस्टम ने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए धोखाधड़ी वाली टेक्निक है वो अपनाई है। असली पहचान छुपा रहा है और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो दूसरा व्यक्ति है। इस प्रकार से वो प्रिटेंड करेगा जैसे कि स्पूफ कॉल कर दे, कोई स्पूफ कॉल कर देगा ना तो रियल नंबर से वो कॉल लगेगी आपको, इस टाइप से उसमें डाटा रहेगा। स्पूफ एसएमएस कर देगा, आपको लगेगा कि इसी नंबर से एसएमएस आया है तो वो सेम और हकीकत में उस नंबर से आया लेकिन उस व्यक्ति कोई दूसरा ही कर रहा है, अपने अलग ही सर्वर से सिस्टम को हैंग करके कर रहा है। कंप्यूटर स्पूफिंग में किसी व्यक्ति या सिस्टम ने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए धोखाधड़ी की तकनीक अपनाई है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, आपके पास बहुत बार ऐसा मामला आया है, कोई व्यक्ति है, नेता, ऐसे जो एमएलए, एमपी है ना, उनके मोबाइल नंबर से किसी को कॉल कर रहा है और एक्चुअल में उनके ही वो मोबाइल नंबर रहते हैं, लेकिन वो स्पूफिंग के ज़रिए ऑनलाइन कॉल की जाती है और वो लगेगा कि नेताजी का कॉल आया है, एमएलए, एमपी का आया, लेकिन वो होता नहीं, दूसरा ही कर रहा है उसको। तो ये आईपी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग जैसे विभिन्न तरीके शामिल हो सकते हैं जिसमें नेटवर्क पहचान या डेटा की तस्वीर प्रस्तुत करता है जिससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वही आदमी है और जो डिजिटल इंटरेक्शन की अवरोधता और सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर फिशिंग का तो बता ही दिया है। साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? साइबर स्टॉकिंग किसी व्यक्ति, समूह या संगठन का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जा रहा है। किसी व्यक्ति पर आप अपनी खुन्नस निकालना चाहते हो, आप डायरेक्टली फिजिकल उनको गाली गलौज नहीं करते हो और आप उस व्यक्ति को जानते हो। साइबर स्टैकिंग में क्या होता है, आप उस व्यक्ति को जानते हो और उस व्यक्ति को परेशान करना चाहते हो इंटरनेट के जरिए कोई भी धमकी भरे मैसेज भेजकर, इस टाइप से बल्क में एसएमएस भेज कर इस परेशान कर रहे हो, काफ़ी लोगों से परेशान करवा रहे हो, भयावह ऐसी चीज़ भेज रहे हो आदमी डर जाए, अश्लील ईमेल, टेक्स्ट मैसेज सोशल मीडिया पर भेजते हो, उनको परेशान करते हो इंटरनेट के ज़रिए अपनी खुन्नस भड़ास निकालने के लिए, तो वो साइबर स्टॉकिंग आ जाएगी दोस्तों। एज ए वो साइबर बुलिंग ही होती है। साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग में आप उसको गाली गलौज कर रहे हो, ऑनलाइन गाली गलौज कर रहे हो, एक तरीके से दोनों को परेशान कर रहे हो, उनका मानसिक रूप से वो परेशान हो ही रहे हैं, फिजिकल ना हो तो साइबर बुलिंग में यदि किसी को न जाने तो भी किसी को गाली दे दे साइबर, और साइबर स्टॉकिंग में आप उसे जानते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? डिनायल ऑफ सर्विस अपराध यानी डीडोस अटैक। नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए। बिल्कुल, जो वैलिड नेटवर्क ट्रैफिक जिनको उस वेबसाइट में एक्चुअल में ज़रूरत है लेकिन बोर्ड से भर गई हो, एक्चुअल में कोई उसको देख ही नहीं पा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना। तो पूछा है डीडोस अपराध माना जाएगा किसे? तो इन विकल्प के अकॉर्डिंग दो, ऑप्शन ए और बी, दो ही सही, दोनों ही सही है। नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की भरमार होना और इंटरनेट कनेक्शन बाधा डालेंगे ना, ये दोनों ही, तो ये दोनों ही सही हैं। और सिस्टम में कोई वायरस थोड़ी डाल रहे हैं, वो तो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको देखने की कोशिश करें तो सर्वर पर लोड बढ़ रहा, वायरस नहीं लोड बढ़ रहा वहाँ पर। तो ये डीडोस अटैक हो गया। कौन से व्हाट्सएप फीचर का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हांकित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है? तो प्रोडक्ट इन्वेंट्री पूरी, वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट किए जाते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस की बात हो रही 2018 में, 2018 जनवरी 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया गया था। तो कौन से व्हाट्सएप फीचर है? व्हाट्सएप बिजनेस का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी किसी को बिजनेस करना है और कस्टमर्स को जोड़ना है तो व्हाट्सएप बिजनेस पर उन्होंने क्या किया, बहुत से प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, जिस भी आदमी को वो प्रोडक्ट चाहिए वो कार्ट में ऐड करके उसको मैसेज जाएगा और वो उनको पेमेंट करेगा तो वो उसको शिप कर देगा प्रोडक्ट को। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस फीचर सभी को पता है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से पीड़ित व्यक्ति सीधे किससे संपर्क कर सकता है? अब देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 है ना, आईटी एक्ट 2000, इसमें यदि कोई साइबर क्राइम करता है, आप शिकायत करते हो तो साइबर के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण है जिसे साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण का कहा जाता है, वहाँ पर आपकी शिकायत सुनी जाती है। आपको लगता है कि आपका न्याय संगत वहाँ पर निर्णय नहीं हुआ है तो वो पीड़ित लोग हैं वो सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित और गलत आदेश से पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित की गई है? उस साइट के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है क्योंकि वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, वहाँ पर प्रोफेशनल आपकी आईडी बनेगी और
ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग का काम होता है जॉब के लिए, ठीक है। यदि किसी के पास बहुत अच्छे ऐसे स्किल हैं, काफ़ी कंपनियों में उन्होंने काम कर रखा है, कॉर्पोरेट में काम कर रखा है, अच्छा खासा अनुभव है, तो वो पूरी अपनी प्रोफाइल बनाएगा। यहाँ पर बात हो रही है लिंक्डइन की। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग में सभी अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट वाले लोग मिलेंगे, स्किलफुल लोग मिलेंगे, जो कि बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बड़े पद पर होते हैं, तो उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल रहेगी वो प्रोफेशनल, ताकि वो लिंक्डइन प्रोफाइल के ज़रिए और नई जॉब की तलाश में रहता है ना, तो काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। उनकी प्रोफाइल देखकर ही एज ए रिज्यूम का काम करती है उनकी प्रोफाइल। तो ये लिंक्डइन है प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट। और बाकी यहाँ पर फेसबुक, वाइबर, सिग्नल है, सोशल नेटवर्किंग है, और जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है ना, वो लिंक्डइन है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग लिंक्डइन जैसा और कौन सा, तो लिंक्डइन जैसा मीटअप है, स्लैक है, जिंग है, उद्योग मित्र है, ये सभी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो लिंक्डइन की बात करें, लिंक्डइन कब लॉन्च हुई थी? लिंक हुई थी 2013 में। लिंक्डइन 3 में हुई थी, 13 में नहीं। लिंक्डइन 2003 में लॉन्च हुआ। लिंक्डइन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे फील्ड या स्थान की परवाह किए बिना व्यावसायिक कनेक्शन बनाने और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोफेशनल लोग आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लिंक्डइन भी एक ऐसा स्थान है जहाँ कई भावी नियोक्ता उम्मीदवारों के बारे में अधिक जानने के लिए जाते हैं। नियोक्ता है जो जॉब चाहते हैं, तो वहाँ पर उनकी प्रोफाइल देखी जाती है। 2003 में लॉन्च हुई है लिंक्डइन। अब नेक्स्ट वाला है कंप्यूटर प्रोग्राम की अनअधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम की जो अनअधिकृत नकल है, अनऑफिशियल नकल और उसका उपयोग है, इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई सॉफ्टवेयर एक्स है, उस सॉफ्टवेयर एक्स में आपको, ये एक्स का मतलब ट्विटर मतलब मान लेना, एक्स वाई जेड कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम है जिसपे पैसे लग रहे हैं, जिसमें क्या लग रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को बाई करने में, इस सॉफ्टवेयर को देखने में, उस एप्लीकेशन में प्रवेश करने में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उस ऐप में घुस पाएंगे, उस ऐप के फीचर को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी ऐसी पायरेसी हो चुकी है, जो ये जो बाईपास है ना सिक्योरिटी अंदर घुसने के लिए, उस सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं और फ्री में उस सॉफ्टवेयर को आप देख पाते हो। तो पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर है, पायरेटेड मूवीज़ आ जाती है जो ओरिजिनल नहीं होती हैं, लेकिन लोगों ने पायरेट करके उसको हासिल किया है। यानी मूवी जो लॉन्च होती है, आप सिनेमा में होती है लॉन्च, लेकिन वो पहले से ही बाहर आ जाती है टेलीग्राम वगैरह पर। तो ये पायरेसी होती है। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर में भी पायरेसी होती है। तो ये जो अनअधिकृत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके उनके अधिकारों का हनन होता है। और बाकी डाटा डेडलिंग मैंने आपको बता दिया है। डाटा को एंटर होते ही चेंज कर देना, या तो उसको कलर करता है या फिर वायरस के जरिए होता है। और कंप्यूटर में क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क के सुरक्षा प्रमाणों को उम्मीद से बाहर करने का प्रयास करते हैं, क्रैक कर देते हैं, उनकी सिक्योरिटी को क्रैक कर देते हैं। ये अवैध रूप से साइबर सुरक्षा को उल्लंघन करता है और सिस्टम के अनअधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी यहाँ पर कोई पासवर्ड लगा हुआ है किसी सॉफ्टवेयर में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने उस पासवर्ड की सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया, तो अनअधिकृत उन्होंने अनऑफिशियल एक्सेस कर दिया क्रैक करके। अगला अपन देखते हैं यहाँ पर, गूगल के निम्नलिखित में से किस प्रोडक्ट को 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांड किया गया? गूगल मीट 2020 में नाम चेंज हुआ। इससे पहले नाम था हैंग आउट मीट। हैंग आउट मीट का नाम जो कोविड के दौरान कर दिया गूगल मीट। काफ़ी चल रहा था उस समय, जूम पर मीटिंग चलती थी, तो गूगल ने भी मौका का फ़ायदा उठाया, जो अपना हैंगआउट मीट था उसको रिब्रांड करके गूगल मीट कर दिया। पिक्सल, जो गूगल का एक मोबाइल फ़ोन आता है जिसे पिक्सल कहा जाता है, स्मार्टफोन आता है। गूगल डुओ क्या है? जिसमें आप वीडियो कॉल के जरिए बात करते हो। वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग सेवा है गूगल की, जो गूगल द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं को अपने फ़ोन नंबर, ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से मुफ्त में वीडियो और वॉइस कॉल करने का फ़ायदा मिलता है। गूगल पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट में 1 टू 1 दो आदमी बातचीत करते हैं, और वो पॉडकास्ट ऑनलाइन यदि होती, तो पहले गूगल पॉडकास्ट नाम था, अभी इसका गूगल पॉडकास्ट नाम को 2022 में यूट्यूब पॉडकास्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपना है साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश पर। अब मैंने कहा साइबर अपीलीय अधिकरण है जो न्यायाधिकरण है, वहाँ पर यदि आप पीड़ित हो, उसके न्याय से संतुष्ट नहीं हो, तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हो। तो अपील दायर करने की जो समय सीमा है ना, आदेश के खिलाफ अपील आप दायर करना चाहते हो, वो समय सीमा है 60 दिन के भीतर आपको अपील दायर करनी पड़ेगी आईटी एक्ट 62 के तहत। कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद किस रैंक से नीचे का न हो, वह आईटी एक्ट 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। तो कोई भी पुलिस अधिकारी
कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुलिस निरीक्षक होना चाहिए। इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं हो सकता है किसी भी अपराध की जांच करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी। आईटी एक्ट 2000 की बात हो रही है। 2014 में निम्नलिखित सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया? अब व्हाट्सएप को 2014 में बाई कर दिया था फेसबुक ने। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को बाई किया और फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में बाई किया था। और पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 2012 में बाई किया, 2 साल बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाई कर दिया। और जो एक थ्रेड्स करके था प्लेटफॉर्म, थ्रेड्स को फेसबुक का अभी नाम मेटा हो गया है। जो कंपनी है ना फेसबुक, पहला फेसबुक कंपनी थी, अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक बार बार बाई कर रही थी, व्हाट्सएप को बाई कर रही थी, इंस्टाग्राम को बाई कर रही थी, तो वो फेसबुक कंपनी थी और फेसबुक अलग से ऐप भी। तो फेसबुक ने ऐसा किया कि कंपनी चेंज कर दी, मेटा कर दी कंपनी। अब फेसबुक तो ऐप तो है ही है, लेकिन कंपनी इन सभी की मेटा हो चुके हैं। ये सभी प्रोडक्ट अभी मेटा के। फेसबुक किसकी है? मेटा की। व्हाट्सएप किसका? मेटा का। इंस्टाग्राम किसका? मेटा का। जो थ्रेड्स है ना, ये भी जुलाई 2023 को मेटा ने इसको अधिकृत कर दिया है। अगस्त में जो मेटा लॉन्च हुआ था वेब ब्राउज़र में थ्रेड्स ऐप में, और इसको मेटा के द्वारा अधिकृत किया गया था थ्रेड्स को जुलाई 2023 में। तो अभी मेटा में ये सभी प्रोडक्ट है। मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जो फेसबुक का पहला था, थ्रेड्स हो गया, व्हाट्सएप है, मेटा क्वेस्ट, हॉरिजन वर्ल्ड्स, रेबन्स स्टोरीज और मैपिलरी, वर्क प्लेस, पोर्टल जो अभी डिसकंटिन्यू है, डाइम्स जो कि एक्वायर्ड किया गया है। ये सभी मेटा के प्रोडक्ट हैं। मेटा जो नाम हुआ, फेसबुक का नाम चेंज हुआ, वो 28 अक्टूबर 2021 को नाम चेंज होकर मेटा हुआ है। अगला सवाल अपना है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में परिकल्पित ई गवर्नेंस ने किसको अपनाया है? तो ई गवर्नेंस ने आईटी एक्ट में कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण को, फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच को अपनाया है। फेसबुक नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष में शैक्षणिक संस्थाओं से प्रे हुआ है? यानी जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है उनसे प्रे हुआ है। सितंबर 2006 तक फेसबुक नेटवर्क को शैक्षणिक संस्थाओं से प्रे एक पंजीकृत ईमेल एड्रेस वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विस्तारित किया गया था। यानी जो इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनके सिवाय कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक पंजीकृत ईमेल आईडी से फेसबुक को यूज़र नाम के रूप में लॉगिन कर सकते हैं। सितंबर 2006 तक ये था। तो फेसबुक नेटवर्क विस्तार किस वर्ष में? 2006 तक, सितंबर 2006 तक हो जाएगा। एप्पल के आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो एप्पल का जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, वो सिरी है। जैसे आप कहेंगे ओके सिरी, आप बोलते हैं ना ओके गूगल, जो 5 + 7 = इस टाइप से जो भी आप पूछेंगे ना, ओके गूगल सब्सक्राइबर द वो नंबर्स ऑफ टोटल सब्सक्राइबर इन टॉप ट्रेंडिंग जीके, या फिर सिरी से पूछेंगे तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ, तो वो आंसर देता है। या फिर प्ले ए सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, जो सैड सॉन्ग है, जो भी आप कमांड देंगे ना, तो वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए काम करेगा, वर्चुअल रूप से आपको असिस्ट करेगा। तो एप्पल का ये जो आभासी वर्चुअल असिस्टेंट है, इसका नाम है सिरी। एप्पल का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम सिरी है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित जो वर्चुअल असिस्टेंट है, सेम सवाल आगे पूछा है आगे एग्जाम में, वो है कॉर्टना। तो कॉर्टना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट है, एप्पल का सिरी है, और कॉर्टना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। अन्य भी प्रमुख जो देख लेते हैं अपन वर्चुअल असिस्टेंट अदर ब्रांड के, जैसे अमेजन का एलेक्सा। अलेक्सा किसका है? एलेक्सा, इसका आंसर दो। अलेक्सा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ $1 इन INR। तो इस टाइप से आप पूछेंगे ना, तो वो एलेक्सा आपका आंसर देगा, वर्चुअल रूप से आपको असिस्ट करेगा। अमेजन का एलेक्सा है, गूगल का गूगल असिस्टेंट है, एप्पल का सिरी है, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टना है, सैमसंग का बिक्सबी है, IBM है, IBM इसका है वाटसन असिस्टेंट, अलीबाबा का है अली जीनी, और नॉन्स का है ड्रैगन असिस्टेंट, LG का है थिनक्यू AI, सायोमी का है सायो AI, यांडेक्स का है एलिस, मोजिला का क्या है? मोजिला का असिस्टेंट है कॉमन वॉइस, लाइन का है क्लोवा। ये सभी वर्चुअल असिस्टेंट के नाम हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा कितनी है? साइबर आतंकवाद की सजा उम्र कैद है। भाई साइबर आतंकवाद का, साइबर क्राइम में आप आतंकवादी कर रहे हो, आतंकवाद कर रहे हो, तो वो उम्र कैद की सजा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई? फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। कब आया था फेसबुक आ गया था 2004 में। अभी 2024 हो चुके हैं, यानी 20 साल हो गए फेसबुक को। बहुत लंबा समय गुजर चुका है फेसबुक को। अब फेसबुक है, शुरुआत कैसे हुई 2004 में? तो एक यूनिवर्सिटी के शुरुआत में, एक जो यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था जिसका नाम आप सभी जानते हो, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपने क्लास के लड़कों को कनेक्ट करना चाहा ऑनलाइन। धीरे धीरे पूरे यूनिवर्सिटी में वो फैल गया और पूरे उस समय यूरोप में फैल गया था ये।
और पूरे वर्ल्ड में अभी तो आरंभ 2004 में हार्वर्ड के छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी और सह संस्थापक फेसबुक के हैं जस्टिन मॉस्कोविट्ज। तब शुरुआत में फेसबुक का नाम था द फेसबुक, क्या था, द फेसबुक, और 2004 में द फेसबुक नाम से स्थापित है, लेकिन अगस्त 2005 में इसका नाम बदलकर फेसबुक कर दिया गया और 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक कंपनी का नाम मेटा कर दिया गया और मेटा के ये सभी प्रोडक्ट अभी आपने इसी वीडियो में देखे हैं। हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में से क्या पूरा करना होगा। अब एथिकल हैकिंग क्या होगी, इसमें क्षति होनी चाहिए नहीं होगी। एथिकल हैकिंग में किसी का नुकसान नहीं होगा, वो केवल टेस्ट करेंगे कि इस टाइप से नुकसान हो सकता है, कंपनी को बताएंगे कि आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी है, ये खामियां हैं, जिसके लिए कोई भी अदर हैकर जो ब्लैक हैट हैकर है गलत इंटेंशन से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो पहले ही किसी भी सिस्टम से, किसी भी ब्रांड में, किसी भी साइट से वो ऐप में कमियां निकाल देंगे, बग्स ढूंढ लेंगे। जैसे बग्स बोलते हैं, कमी होती है ना किसी भी एप्लीकेशन में, सिस्टम में, सर्वर पर, उस कमी को निकालने वाले वो होंगे, उनको बता के निकालेंगे कि ये कमी हमने निकाली है, आप इसको तंदुरुस्त कर दो, ठीक कर दो। उसके बदले उन वाइट हैट हैकर को, उन एथिकल हैकर को कंपनी रिवार्ड्स देती है। तो क्षति तो नुकसान थोड़ा ही होना चाहिए। इस प्रकार वो हैक कर दे कि पूरा डाटा ही वो चुरा ले और या फिर किसी का नुकसान कर दे यूजर्स वगैरह का। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, क्षति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, तो ये तो गलत है। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। एथिकल हैकिंग में ध्यान रखा जाता है कोई भी मानसिक, भावनात्मक क्षति ना हो। इससे प्रभावित लोगों द्वारा इसे सुरक्षित माना जाए, बिल्कुल सुरक्षित माना जाए। केवल ये चेतावनी रूपी होता है हैकिंग। एथिकल हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम की सुरक्षा में कमियों को पता करने और दूर करने की प्रक्रिया जो उचित और विधिक तरीके से की जाती है, एथिकल रूप से की जाती है, जिन्हें व्हाइट हैट हैकर्स भी कहते हैं। और नैतिकता और कानून की पूर्वालोकन के साथ सुरक्षा कमजोरियों को देखने के लिए नेटवर्क या सिस्टम में प्रवेश करने का कारगर तरीके ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो ये एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, कोई भी बग्स है, कमी है, वो सिस्टम में से निकालते हैं और उस कंपनी को बताते हैं कि ये आपकी बग्स है, कमी है, इसको सही कर दीजिएगा ताकि कोई अदर हैकर इसको गलत इस्तेमाल न कर दे इसका। तो इसके लिए रिवार्ड्स वगैरह भी रहता है, गूगल वगैरह का, हर प्लेटफॉर्म का, फेसबुक का रिवार्ड्स रहता है कि इतने डॉलर दे देंगे हमारे कोई सिस्टम में कमी निकाल दे, तो वो निकालते रहते हैं एथिकल हैकर। निम्नलिखित में से किसने इंस्टाग्राम की सह स्थापना की थी। अब देखिएगा, इंस्टाग्राम को किसने, को फाउंडर कौन है इंस्टाग्राम का। शुरुआत हुई थी फेसबुक की, 2004 में फेसबुक आया, 2010 में इंस्टाग्राम आया और 12 में उसको फेसबुक ने खरीद लिया, 2 साल में ही खरीद लिया। 10 में इंस्टाग्राम आया तो उसके जो फाउंडर थे ना इंस्टाग्राम्स के, वो केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर थे। कौन थे, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर थे। 2010 में स्थापित हुआ है। तो प्रमुख सोशल मीडिया एप्लीकेशन के संस्थापक हैं, उनके साथ स्थापना वर्ष यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे हैं। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फेसबुक से। फेसबुक के जो फाउंडर है वो मार्क जुकरबर्ग है। इसके साथ साथ को फाउंडर आप देखेंगे फेसबुक के नाम तो विशेषकर मार्क जुकरबर्ग की आता है, इसके अतिरिक्त है मैककोलम, एडुआर्डो शावेरिन, क्रिस ह्यूज, डस्टिन मॉक्सोविट्स, ये आते हैं इनका नाम मार्क जुकरबर्ग के साथ में। 2004 में फेसबुक को स्थापित किया गया। ट्विटर है जिसका नाम अभी एक्स कर दिया गया है, ये जैक डॉर्सी, ट्विटर के जो फाउंडर है जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, एवन विलियम्स। ट्विटर 2006 में आया, 2 साल बाद, फेसबुक के 2 साल बाद आ गया ट्विटर। और ट्विटर के 4 साल बाद आई है इंस्टाग्राम। 2010 में इंस्टाग्राम, केविन सिस्ट्रॉम, माइक क्रीगर इसके फाउंडर हैं। अब स्नैपचैट की बात करें तो इंस्टाग्राम के जस्ट 1 साल बाद आ गया स्नैपचैट। तो एवन स्पीगल, बॉर्बी मर्फी, रेजी ब्राउन स्नैपचैट के फाउंडर हैं। लिंक्ड इन जो प्रोफेशनल हैं तो ये हैं रीड हॉफमन, एलन ब्लू, कॉन्स्टेंटिन ग्वेरिक, एरिक लाई और जॉन लुई वाइंट इनके फाउंडर हैं। और लिंक्ड इन की स्थापना हुई है 2002 में। लिंक्ड इन कब आया है, लिंक्ड इन बहुत पहले आया है, इवन फेसबुक से भी पहले आ गया था। पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट 2010 में जब इंस्टा आया उस समय ही पिंटरेस्ट आया। तो बैन सिल्वरबैन, एवन शार्प और पॉल शियारा के द्वारा स्थापित है पिंटरेस्ट। व्हाट्सएप की बात करें तो जो व्हाट्सएप के जो फाउंडर है वो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन है। 2009 में व्हाट्सएप को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है टिकटॉक। टिकटॉक जो चाइनीज ऐप है, जांग यिमिन इनके फाउंडर हैं। और बाइट डेंस टिकटॉक की माता कंपनी के संस्थापक हैं। इसका जो मदर्स कंपनी है बाइट डेंस, ये टिकटॉक की, इनके संस्थापक हैं जांग यमिंग। एक्चुअल में जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है उसकी बात हो रही है। स्थापित 2012 में टिकटॉक आया। यूट्यूब, स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने यूट्यूब को स्थापित किया 2005 में। बाद में गूगल ने इसको खरीद लिया था यूट्यूब को। 2005 में ये यूट्यूब स्थापित हुआ, जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे 2005 में आ गया था स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम के द्वारा।
कू है ना कू, ये ट्विटर के जैसा ही ऐप है, जो भारत का ऐप है, ये भारत के लोग हैं, नाम है इनका अप्रमेया, राधा कृष्णा और मयंक बिदवाटका। ये भारत के लोगों ने इसको कू को ब्रांड किया है। 2019 में कू ऐप आया था, जब एक बार ट्विटर का बहिष्कार हुआ था, उस दरमियान कू ऐप आया था 2019 में। रेडिट ऐप है, ये 2005 में आया था। इसके फाउंडर हैं एलेक्सिस ओहानियन, ओरॉन स्वार्ट्ज और स्टीव हफमैन के द्वारा। तो ये प्रमुख सोशल मीडिया ऐप है, इनके फाउंडर, स्थापना वर्ष आपने देखे। नेक्स्ट यहाँ पर टम्बलर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के जैसा ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है टम्बलर। इसके फाउंडर हैं डेविड काप। 2007 में स्थापित हुआ है टम्बलर। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है टम्बलर, डेविड काप के द्वारा 2007 में स्थापित हुई। अब देखिएगा, आपको पूछ लें निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या होता है, आपको लिमिट दे दी जाती है कि 132 वर्ड्स में आपको कोई टेक्स्ट है वो लिखना है, और केवल आपको टेक्स्ट ही यहाँ पर लगभग ज़्यादातर रहता है। माइक्रो ब्लॉगिंग में टेक्स्ट रूप में आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म रहता है सभी के लिए पब्लिक डोमेन पर वो टेक्स्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्विटर है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ट्विटर यदि यूज़ करते तो आपको पता होगा किस टाइप से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होती है। कू भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, टम्बलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, प्लक है, ट्विस्टर है, साउप आईओ, गैब, रेडिट, माइक्रो ब्लॉग, वीके पलब, ये सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग एक ब्लॉगिंग का रूप है जिसमें यूजर्स को छोटे पाठिक अपडेट, छवियां या मल्टीमीडिया सामग्री प्रकट करने की अनुमति होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाने वाला सामग्री सामान्यतः छोटी होती है, अक्सर निर्दिष्ट अक्षर सीमा तक होती है। यानी यहाँ पर आपको लिमिट रहती है कि उतने ही साइज़ में उतने ही आप टेक्स्ट हैं वो टाइप कर सकते हो। अब देखिएगा, ये सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो आपको पूछा था ना, टम्बलर के फाउंडर कौन है, डेविड काप। तो और भी देख सकते हो, कू का मैंने बता दिया, अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिडवाटका है 2020 में, कू को स्थापित लगभग 2019 एंडिंग में। ट्विटर को जैक डॉर्सी, ये अपना हो चुका 2006 में। टम्बलर है, प्लग है, ये आल्विन वून और एरिक जियांग ने 2008 में प्लग को स्थापित किया। गैब है, वो एंड्रू टोरबा ने 2016 में। रेडिट को है, वो स्टीव हफमैन, एलेक्सिन ओहिनियन ने 2005 में स्थापित किया। माइक्रो डॉट ब्लॉग है, ये मेंटन रिच के द्वारा 2017 में स्थापित किया गया है। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के फाउंडर हैं। निम्नलिखित में से किस ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा है, यानी मैसेज को आप दोबारा अनसेंड कर सकते हो, जैसे कि डिलीट का फीचर रहता है ना, वो अनसेंड का है फीचर इंस्टाग्राम में। जो मैसेज है उसको अनसेंड कर सकते हो, कभी भी उसको अनसेंड आप कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो लिंक्डइन, यमर, ट्विटर जैसे अन्य एप्लीकेशन आपको अनसेंड के बजाय डिलीट का फीचर देते हैं। अगला है कंप्यूटर स्रोतों, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध है, वो कैसा अपराध है? कंप्यूटर जो स्रोत हैं, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध संज्ञेय और जमानती अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत है। अब प्रत्येक जो आप लिखते हो कंप्यूटर में, आपको जो आर्टिकल मिलता है या फिर कंप्यूटर में जो वेबसाइट का इंटरफेस होता है, कहीं न कहीं उनकी कोडिंग की जाती है, उनका सोर्स कोड होता है। तो इसमें यदि कोई गड़बड़ी करता है, उनमें कोई छेड़छाड़ करता है, जानबूझकर छिपाता है, नष्ट या एडिट करता है, तब आईटी एक्ट की धारा 2000 की धारा 65 के अनुसार स्रोत कोड को कानून द्वारा बनाए रखने या कायम रखने की आवश्यकता होती है। जो सोर्स कोड है ना, उसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, और इस केस में 3 साल तक का कारावास हो सकता है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये टॉप 10 फोटो शेयरिंग साइट के बारे में देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको बता रहा हूँ, जो इसके बाद अपन सवाल कंटिन्यू करेंगे, बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें भी जरूरी है। टॉप 10 फोटो शेयरिंग, इससे पहले आपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट देखी है, तो फोटो शेयर वाली साइट कौन सी? जैसे इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग है, फेसबुक पर फोटो शेयर होता है, पिंटरेस्ट पर फोटो शेयरिंग है, फ्लिकर है, गूगल फोटोज़ पे फोटो शेयरिंग है, आई एम इमजर 500 500 px और स्मगमग। नेक्स्ट है पिक्सपा, शटर स्टॉक, VSCO, ये सभी फोटो शेयरिंग साइट हैं। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की साइट और उनके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। जैसे कि यूट्यूब के CEO है। अब देखिए, वैसे यूट्यूब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नील मोहन है। कौन है? नील मोहन है। लेकिन यूट्यूब किसका ब्रांड है? आप कहेंगे गूगल का है। तो गूगल जो अल्फाबेट, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। नेटफ्लिक्स के कौन है? रीड हेस्टिंग्स है। टिकटॉक के है रेनी एल्किंस। इंस्टाग्राम्स के है एडम मोशेरी। लिंक्डइन के हैं वो है कैरोलिन टेस्टेड। स्नैपचैट के है इवान स्पीजेल। एक्स जो पहले ट्विटर नाम था, उसकी जो CEO है वो है लिंडा याक्रिनो है। एक्स जो ट्विटर के नाम से आप जानते हो, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बम्बल के हैं विटनी वॉल्फर्ड। तो ये देखिए, यूट्यूब के नील मोहन है। नेटफ्लिक्स के रीड हेस्टिंग्स। यूट्यूब के 2013-14 से लेकर 2023 तक सुजान
वोजस की रही थी सीईओ, अभी 23 में नील मोहन बने हैं। नेक्स्ट अपना कू के कौन है सीईओ, तो वो अपर मेया राधाकृष्ण हैं, अपर मेया। रेडिट के हैं स्टीव हफमैन। और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की बात करें तो तुरंत मैसेज भेजते हैं, उसमें आपकी व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, वीचैट है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, स्नैपचैट है, वाइबर है, लाइन है, ये तुरंत मैसेज भेजते हैं। नेक्स्ट अपन सवाल कंटिन्यू करते हैं। यूपीएसआई एग्जाम्स जो 2017 में हुआ है दिसंबर में, उसमें जो 13 सवाल पूछे गए वो देखते हैं। पहला सवाल, 2001 में साइबर क्राइम का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन किस शहर में है? साइबर क्राइम का अपराध का उद्घाटन करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो स्टेशन की अध्यक्षता डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो ये पूरा साइबर क्राइम वाला स्टेशन अलग बनाया गया है, जो कि डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करेंगे, और 3 इसमें इंस्पेक्टर भी सहायता करेंगे। भारत में पहला साइबर डाकघर है वो चेन्नई में स्थापित हुआ, और पहला साइबर क्राइम का उद्घाटन करने का पुलिस स्टेशन, तो प्रथम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बेंगलुरु और प्रथम साइबर डाकघर चेन्नई में स्थापित है। भारत की पहली साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला है वो त्रिपुरा में स्थापित की गई है। अब देखिएगा, यहाँ पर साइबर से याद आया CERT-IN। CERT क्या काम करती है, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है। ये साइबर जैसे मामले हैं, सुरक्षा है, उनको देखने का काम करती है। तो CERT जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है ना, वो 19 जनवरी 2004 को स्थापित हुई है, CERT-IN। तो 19 जनवरी 2004 को कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो इंडियन है उसको स्थापित किया गया 2004 में। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है, ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। ये हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस स्वचालित रूप से स्वयं को कूटबद्ध करता है और प्रतिलिपि बनाता है? सो स्वयं की इस टाइप से कोडिंग करके प्रतिलिपि बनाएगा, अपने आप को कॉपी और कोडिंग करेगा ऑटोमेटिकली, वो वायरस है जब हर बार वो प्रणाली को संक्रमित करता है। हर बार जब वो घुसेगा तो प्रत्येक बार वो अपना कोडिंग करेगा और कॉपी बनाएगा। जैसे ही घुसा, कोडिंग की, कॉपी बनाई। तो ये है पॉलीमॉर्फिक वायरस। कौन सा वायरस है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस है एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार जो अपनी स्वरूप को बदलता रहता है। हर बार वो चेंज करेगा अपना कोड और प्रतिलिपि, ताकि ये आसानी से पहचाना ना जा सके। तो इसका फिक्स स्वरूप नहीं है। यदि फिक्स इसका स्वरूप मिल जाए तो आप डायरेक्टली ऐसा प्रोग्राम रन करेंगे कि तुरंत आप उसको पकड़ पाएंगे कि ऐसा यदि कोई वायरस है तो तुरंत पकड़ना है एंटीवायरस में। लेकिन वो अपना रूप चेंज कर रहा है। कोरोना कैसे चेंज कर रहा था, तो इसी टाइप से ये भी अपना रूप बदलता है, पहचान है वो बदलता है, कोड वर्ड अपना कोडिंग है, कूटबद्ध है, वो चेंज कर देगा। कोड वर्ण है, जो कोड नंबर है, कॉपी चेंज कर देगा। ये सुरक्षा तकनीक है जिससे इसे विशेषज्ञ और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचाना मुश्किल होता है। इस प्रकार के वायरस ने अपने रूप को बदलकर व्यापक तरीके से छुपाने का प्रयास किया ताकि इसे डिटेक्ट करना कठिन हो। और भी है जैसे मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस क्या है वो देखते हैं। तो मल्टीपार्टाइट वायरस जो अपने आप को विभिन्न सेगमेंट्स में विभाजित करता है। एक वायरस है बहुत से वायरस को जन्म दे दिया। ये विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग करके अपने आत्मा को फैलाने का, अपने रूप को फैलाने का प्रयास करता है, और सामान्यतः इसे डिटेक्ट करना और नष्ट करना कठिन होता है। मल्टीपार्टाइट वायरस विभिन्न सेगमेंट्स में विभाजित होने के कारण सुरक्षा सॉफ्टवेयर को इसे पहचानना मुश्किल है। जिस प्रकार से पॉलीमॉर्फिक एक वायरस था, लेकिन जब भी किसी सिस्टम में घुसता था तो अपना रूप चेंज कर लेता था, अपनी कॉपी अलग बनाता था, अपना जो कोड नंबर चेंज कर लेता था। और मल्टीपार्टाइट क्या करता है, अपने पार्ट कर देंगे, मल्टी पार्ट कर देगा, बहुत सारे पार्ट कर देगा। एक वायरस है बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक दोस्तों ओवरराइट वायरस भी है, यानी ओवरराइट वायरस है आपकी फाइल को मौजूदा डाटा के साथ भरकर या उसे नष्ट करके किसी अन्य डाटा से बदल देगा, ओवरराइट कर देगा। यानी आपके पास जो फाइल थी 5 MB की, उन्होंने कुछ अलग डाटा डाल दिया 5 MB का, ठीक है। तो सिस्टम की सुरक्षा को खतरा है, आपकी जो गोपनीयता है उसकी हानि हो सकती है, आपके डाटा की हानि हो सकती है। नेक्स्ट है एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है। विज्ञापन कौन, ऐड आ रहा तो एडवेयर हो जाएगा, ठीक है। विज्ञापन प्रदर्शित करता है वो मेलवेयर एडवेयर है। बोट क्या होता है, बोट एक तरीके से ऐसा यूजर्स आपको प्रतीत होगा कि वो रियल है, लेकिन वो बोट काम करता है। यानी रियल बोट एक ऑनलाइन आप कहेंगे कृत्रिम सिस्टम है, कृत्रिम आदमी है जो लगता है कि आदमी ही काम कर रहा, लेकिन वो बोट काम करता है। यानी ऑटोमेटिकली काम करता, थकता नहीं है। और जो रिपीट होने वाले काम है ना, बोट को दे देंगे बार बार, एक बार यहाँ पर कर, उस सिस्टम में जा, दोबारा, ऐसे प्रोग्राम पूरा रन कर देगा। और उस पूरे प्रोग्राम में
चेन बनी हुई होती है, पहले ये करना, फिर ये करना, दोबारा ये करना, तो ये सरल कार्य है वो अपने आप ऑटोमेटिकली करता रहता है। रूट किट, अभी रूट किट जो टर्म आया, रूट किट एक सॉफ्टवेयर या टूल है, एक सॉफ्टवेयर है रूट किट, जिसका उपयोग किसी डिवाइस या सिस्टम को हैक करने के लिए किया जा सकता है। तो रूट किट है किसी डिवाइस को रूट करने के लिए, हैक करने के लिए, सिस्टम के रूट एक्सेस प्राप्त कर सके। जैसे कि आपका एंड्रॉयड डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस में आप अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप सिस्टम ऐप है ना, काफ़ी सिस्टम ऐप आपको कह दे अपने मोबाइल का कैमरा अनइंस्टॉल कर दो, अपने मोबाइल का मैसेजिंग ऐप है ना, मैसेज वाला कॉल वाला ऐप है, उसको अनइंस्टॉल कर दो। आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास रूट एक्सेस नहीं है, उन जड़ों का एक्सेस नहीं है। तो रूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर रूट किट एक ऐसा टूल होगा जो आपके फ़ोन को रूट कर देगा, फिर आप कैसे ही ऐप को अनइंस्टॉल कर पाओगे और उस फ़ोन में कुछ भी कर सकते हो। इवन आप अपने मोबाइल में एक फिक्स्ड ईएमआई नंबर होता है, जो फिक्स होता है उस एक डिवाइस का, यानी दो सिम का अलग अलग ईएमआई नंबर होता है, ईएमआई। तो रूट यदि मोबाइल हो गया ना, तो आप अपने मोबाइल का ईएमआई नंबर भी चेंज कर सकते हो, एंड्रॉइड आईडी भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो रूट किट ऐसा किट होता है। नेक्स्ट अपना है एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? बात हो रही है वो हैकर ये नहीं चाहता कि सिस्टम में कुछ क्षति पहुंचाई जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। वो केवल उस बग को डिटेक्ट करेगा और कंपनी को बता देगा कि आपके सिस्टम ये खामी है, आप उसको सुधार दो, उसके बदले उसे पैसे मिल जाएगा। तो वो है वाइट हैट हैकर, वो है एथिकल हैकर। बैकडोर प्रोग्रामर क्या होते हैं? एक व्यक्ति हो सकता है जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम में एक बैकडोर या गुप्त रूप से पहुंचाई गई एंट्री बनाने के लिए प्रोग्रामिंग तकनीकों का उपयोग करता है, यानी गुप्त रूप से बैकडोर से एंट्री करता है और पता ही नहीं चलता और वापस उस बैकडोर से निकल जाता है और अपना काम कर जाता है। कीलॉगर क्या होता है? ये एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर टाइप किए गए हर की स्ट्रोक, स्क्रीनशॉट, चैट आदि की निगरानी करता है। आप क्या काम कर रहे हो कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर क्या टाइप कर रहे हो, की लॉगर ये काम कर देता है। आपने क्या पासवर्ड टाइप किए, तो की लॉगर ये भौतिक पहुंच की आवश्यकता नहीं होती इससे। नेक्स्ट सवाल है, एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो एक निश्चित मानदंड मानदंड पूरा होने पर निष्पादित होता है, या एक निश्चित फाइल को एक्सेस करता है, या जब एक निश्चित की संयोजन को दबाया जाता है। तो बात हो रही है लॉजिक बॉम्ब की। जैसे ही उनको लॉजिक मिलेगा वो अपना पूरा काम करेगा। ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो निश्चित मानदंड पूरा होने पर निष्पादित होता है कि ये सिस्टम यदि हो गया तो वो लॉजिक बॉम्ब है, लॉजिक से काम लेगा, अपना काम शुरू कर देगा। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डाला गया कोड का भाग है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम डाल दिया कोड करके जो एक निश्चित समय या निश्चित सीमा या विशिष्ट परिस्थितियों को पूरा होने के बाद मैलिशियस फंक्शन को लागू करता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में इस प्रकार का प्रोग्राम डाला गया है कि यदि आप कंप्यूटर में कि ये की प्रेस कर देंगे ना, जैसे आपने ऐसा प्रोग्राम डाल दिया, यदि आपने F3 की प्रेस कर दी तो आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर मालवेयर घुस जाएगा। पहले घुसेगा नहीं, आप उस सिस्टम में कुछ न कुछ करेंगे ना, लॉगिन करेंगे, तभी वो घुस जाएगा। तो एक तरीके से वो लॉजिक बॉम्ब है, आपने उस लॉजिक का काम हो गया, जो भी प्रोग्राम डाला हुआ वो कंप्लीट हो गया तो वो बॉम्ब घुस जाएगा। नेक्स्ट अपना है आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक सतत खंड है। आईटी नेटवर्क पर जो डेटा भेजा जाता है ना, वो पैकेट फॉर्म में भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? जो सबसे छोटा खंड होता है ना एक मैसेज का, संदेश का, वो होता है नेटवर्किंग में पैकेट, सबसे छोटी मेमोरी है और वो पैकेट भेजे जाएंगे। आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो वो पैकेट के जरिए डाटा है वो ट्रांसफर होता है। तो भेजे गए डाटा का एक असतत खंड होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजे गए डाटा जैसे कि इंटरनेट को पैकेट में विभाजित किया जाता है। इन पैकेट को कंप्यूटर या डिवाइस द्वारा पुनः संयोजित किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट में भेजेगा और दोबारा पैकेट है वो एकजुट होकर आपको पूरी सूचना मिलेगी। इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं का नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिससे वे डाटा भेज सके और प्राप्त कर सके। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सी वस्तुएं यदि इंटरनेट से जुड़ जाएं और आपका काम आसान हो जाए रोजमर्रा का, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगी दोस्तों। जैसे आईओटी कहते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास घड़ी है, उसमें भी इंटरनेट है, मोबाइल में भी इंटरनेट है। आपके पास ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम है रूम में, वो इंटरनेट से चलता है, इंटरनेट से ही पूरा संचालित होता है। तो आपकी सारी चीज़ें वो इंटरनेट से जुड़ गई है, एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है और इंटरनेट से आप सब कुछ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स हो गई है। इसे क्या कहेंगे? इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स है। हेल्थ वगैरह की जानकारी, सारे डिवाइस है उसमें इंटरनेट हो गए, हेल्थ के डिवाइस में हो गया, कृषि के डिवाइस में हो गया, उद्योग के डिवाइस में हो गया। तो वो पूरी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ गई है, ये इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स है। नेक्स्ट है एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम।
एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है, यानी खुद की कॉपी बना देगा। अक्सर ये अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। यानी बात हो रही है कंप्यूटर वर्म की। किसकी बात हो रही है? वर्म की। तो वर्म एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है। वर्म भी एक वायरस है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की कॉपी बनाएगा और अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर को पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। अब वायरस क्या है, वर्म क्या है, ट्रोजन क्या है, उनका थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर कह सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम कह सकते हो। और ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को दूसरे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम से कनेक्ट कर देता है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम वायरस से जुड़ा हुआ चलता है तो ये कंप्यूटर सिस्टम से किसी फाइल को हटाने जैसे कुछ कार्य कर सकता है। ये वायरस जब जुड़ा रहेगा तभी। वायरस को रिमोट से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रिमोट से आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वायरस अपना काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है सूचना को संशोधित करना, यानी सूचना को चेंज करना। इसका मुख्य उद्देश्य है वायरस का। वर्म क्या होता है? वर्म्स भी वायरस की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे आप वर्म्स को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम ये प्रोग्राम को संशोधित नहीं करता। जैसे वायरस क्या होता है? चेंज कर देता है, प्रोग्राम में बदलाव कर देता है इन्फॉर्मेशन को। और ये क्या करता है? प्रतिलिपि बनाता है, उसे दोहराता है और ये सिस्टम के रिसोर्स को हासिल करता है। चेंज न करके रिसोर्स को ही ले लेगा। और क्योंकि ये वर्म है, ये रिमोट से कंट्रोल हो रहा है और पूरा रिसोर्स हासिल कर देगा। तो वायरस और ट्रोजन के सापेक्ष तेजी से फैलता है वर्म। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? सभी प्रतिलिपि अपन बनाते हैं, कॉपीज बनाएंगे, लेकिन ट्रोजन अपनी प्रतिकृति नहीं बनाते हैं। ये छिपे हुए फॉर्म में रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी जानकारी इन्होंने चोरी कर दी, ट्रोजन ने। एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। तो डीप वेब इसका करेक्ट आंसर है। डीप वेब है एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप, सॉरी ये तो बोट हो जाएगा ना, रोबोट है, बोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। बोट सारे काम अपने आप कर देगा। बोट को एक प्रोग्राम रन कर दिया, पूरा फंक्शन बना दिया कि ये पहले ये करो फिर ये करो, तो बोट पूरा यहाँ पर सीरीज वाइज करता जाएगा। तो ये बोट एक तरीके से आदमी है, ह्यूमन ही आप मान सकते हो, जो कि रोबोट आप कहते हो इसे। तो ये बोट होता है। तो काफ़ी बोट होंगे जो अपने आप ही, एक बोट को ऐसे काम दे दिया कि लगातार वीडियो देखो, तो वो वीडियो देखता रहेगा। ऐसा बोट है। आपको लगेगा जैसे यूट्यूब को लगेगा कि ओरिजिनल कोई वीडियो देख रहा है, लेकिन वीडियो कौन देख रहा है? बोट देख रहा है। तो यहाँ पर अदर विकल्प की बात करें तो एक डीप वेब है। डीप वेब पर हर कोई कंटेंट नहीं देख सकता है। ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पर आपको लॉगिन की आवश्यकता होगी और वो आपके पास होगा नहीं। तो डीप वेब एक ऑनलाइन स्थान है जो सार्वजनिक खोज इंजनों द्वारा सीधे पहुँचा नहीं जा सकता है। जैसे आप गूगल से डीप वेब में नहीं जा सकते हो। जो खोज इंजन है ना, गूगल काफ़ी वेबसाइट आपके सामने ला लेगा, लेकिन डीप वेब की वेबसाइट गूगल भी आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो सामान्य इंटरनेट यूजर्स हैं, इनके लिए देखना डीप वेब मुश्किल है। इसे हिडन वेब भी कहा जाता है। डीप वेब का हिस्सा वाणिज्यिक और अनुसंधान उद्देश्य के लिए हो सकता है। यानी कोई अनुसंधान रिसर्च का काम चल रहा है तो हर कोई थोड़ा ही देखे इसको, तो वो एक अलग हिडन काम रहेगा। तो अनुसंधान उद्देश्य के लिए इसका काम होता है। लेकिन ये भी अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए एक निराधार जगह बन जाता है। बिल्कुल इसके बजाय इस पे अनैतिक गतिविधियां बहुत सारी हो जाती है। बैंकिंग पोर्टल्स जुड़े रहते हैं डीप वेब से, ठीक है। बैंकिंग पोर्टल्स है, कोई दूसरा ना देख सके। सीधे डाटाबेस एक्सेस हैं, ऑनलाइन सुरक्षित ऑनलाइन स्थान शामिल होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे एक इंडेक्सर करके ऑप्शन है। तो इंडेक्सर एक सॉफ्टवेयर या सेवा हो सकती है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को स्कैन करती है, इंडेक्सर, और इसे एक सूचीबद्ध तालिका से इंडेक्स करती है। स्कैन करेगी बहुत सी सामग्री को और फिर उनको एक लिस्ट में बता देगी, इंडेक्स कर देगी, पूरी टेबल बना देगी, ठीक है। इंडेक्सर एक टेबल बना देगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो इनमें आप देखेंगे ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और उपयोगकर्ताओं को ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को किसने डेवलप किया है? तो 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ द्वारा सबसे पहले हॉटमेल नाम की ये ईमेल सेवा स्थापित हुई थी 1996 में। 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अनुमानित $400 मिलियन में खरीद लिया गया और इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नाम दे दिया गया। और जुलाई 31, 2012 को outlook.com के रूप में ये कार्य कर रहा है। एक यहाँ पर विकल्प में साइबेस है। साइबेस एक साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए उपयोग किया जाता है।
बेस। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये एसएमटीपी आप जिसे बोलते हो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल के सर्वर और ग्राहक के बीच संदेश को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेलीग्राफ है, पहले संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट अपना सवाल है, एक तरीका जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। एक ऐसा डिवाइस है, फ़ोन लाइन से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, ताकि आप दूसरों की बातचीत है वो सुन सकें। तो वॉइस टैपिंग इसे बोलते हैं। कोई 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं फ़ोन के ज़रिए, लेकिन एक ऐसा डिवाइस डाल दिया जो आपकी बात को सुन सकता है। दूसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी आपकी बात को सुन सकता है, तो वो वॉइस टैपिंग है। आपकी वॉइस को टैप किया जा रहा है। काफ़ी बार बड़े पुलिस क्या करती है, जो अपराधी रहते हैं, जो ज़्यादा खूंखार अपराधी हैं, या फिर किसी को भी पुलिस को पहले कोर्ट में परमिशन लेकर उसकी वॉइस को टैप करती रहेगी। नेताओं की वॉइस टैपिंग होती होती है। तो वॉइस टैप है, वो सुनेगा कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पहले से ही पता रहता है वॉइस टैप के ज़रिए उन्हें। रूट किट आपको बता दिया है, रूट कर देगा अपने डिवाइस को, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर स्पाईवेयर, ऐसे स्पाईवेयर एक तरीके से जो आपको पता नहीं चलेगा, गोपनीय रूप से आपकी जानकारी को वो हासिल कर देंगे। डिजिटल इंटरप्ट एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो संदेशों या डेटा की सुनिश्चित सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिजिटल इंटरप्ट है, डेटा की सुनिश्चित सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है, और तकनीक सुरक्षित संवाद को सुनिश्चित करने और अनैतिक पहुंच से बचने के लिए आपके सुरक्षित सुरक्षा के लिए डिजिटल इंटरप्ट का काम लिया जाता है। अब कुछ 2 अंतिम सवाल हैं। एक कंप्यूटर में फ़ाइल, फ़ोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। जैसे अलग-अलग आइकन होता है, व्हाट्सएप का आइकन अलग है, फेसबुक का आइकन अलग है, गूगल का आइकन अलग है, यूट्यूब का आइकन अलग है। सभी का अपना-अपना लोगो, जिसे आप आइकन बोलते हो, जो आपको दिखता है अपने होम स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करते वो आइकन तो है। अंतिम सवाल, ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ये ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है, जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। आपको लगता है कोई कंपनी अनवांछित आपको संदेश भेजती है, ऐड वाले संदेश भेजती है, विज्ञापन वाले, और वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे फ़ोन कॉल आएँगे आपको, कंपनी से फ़ोन कॉल आते रहते हैं ना, जो नेटवर्क प्रोवाइड करवा रही है आपको कंपनी, तो आप क्या कर सकते हो, ये डीएनडी सेवा एक्टिवेट करा सकते हो। एक एसएमएस भेजना पड़ता है डीएनडी करके, और फिर आपके पास ऐसे अनवांटेड कॉल्स और मैसेज नहीं आएँगे जब आपने डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करा दिया है। यहाँ पर बात हो रही है ट्राई की, तो ट्राई ने ये सेवा प्रदान की है। ट्राई है, इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में हुई है, 20 फ़रवरी 1997 को। तो ये 56 सवाल हैं जो एक तरीके से सोशल मीडिया से संबंधित हैं, साइबर सुरक्षा से संबंधित है, और इनसे डायरेक्टली एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। एक सवाल पक्का गारंटी के साथ आएगा, और हो सकता है इन्हीं में से आपका सवाल बनेगा, क्योंकि सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। इस टाइप से और नया अलग कंटेंट देखने के लिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड, डायरेक्टली बिना कोई बात किए एग्जाम रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, प्रीवियस ईयर पर आधारित एग्जाम्स का विश्लेषण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो प्रीवियस ईयर पेपर का, इस टाइप के पेपर का, तो आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना। कैसे लेनी है डेमो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।